सडन की वजह से। तो ये जो जर्क आएगा, जो झटके से ये डाउन होगा, तो इससे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको क्या लगता है? या ये ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर ये झटके से नीचे आएगी तो इससे कोई सेफ्टी इशू हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। ये सेफ्टी एस्पेक्ट हो गया। और बाकी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सिस्टम में इसको समझने के लिए तो पहले डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व समझना पड़ेगा कि किसके लिए है ये, किस एप्लीकेशन के लिए है। ठीक है। तो दिवाकर जी, आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? सर मैं कंटिन्यू पार्टिसिपेट इसमें करूंगा सर, पार्टिसिपेट करूंगा। यस सर। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या प्रॉब्लम आएगी? मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है शायद आपको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर है सर। एक बार अपना जैसे ये लोड जो है, ये जो ग्रेविटी फॉलो को राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में जाएगा? अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है ना? नहीं, ये राइट साइड में अगर जाता है और राइट साइड में जाके जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद जो सडन जो फॉल होगा या स्लिपेज होगा, फॉल किधर होगा सर? लेफ्ट साइड में होगा ना? दोनों साइड ही मान के चलो। अभी मान लो ये इसको आगे धकाएगा तो पहले ये सीधा होगा, उसके बाद सडन फॉल होगा। तो जो सीधा होने के बाद जब वो राइट साइड में जा नहीं सकता है सर, वो तो लॉक हो जाएगा, पिस्टन में लॉक हो जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर वो फॉल होगा तो उसमें क्या होगा, तो सडन जार्क आएगा, और वो सडन जार्क आने के बाद जितना भी उधर अपना जितना भी ऑयल है, वो ऑयल उस पर्टिकुलर पोजीशन से निकलना चाहेगा। तो निकलने का जो रास्ता ऑलरेडी ब्लू कलर का दिख रहा है सर, वो रिटर्न आएगा। हुआ रिटर्न आने के टाइम में ऊपर में जो एनर्जी लगा हुआ है, चेक वाल्व लगा हुआ है, उधर वो जा नहीं सकता है। तो इधर जो अपना 2A वाल्व लग रहा है, इधर से वापस आएगा, वापस आके डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो डीसीबी है उस पोर्ट में आ जाएगा, फिर उधर से टैंक में जाएगा। या आपका कहना है कि एक जर्क आएगा और इसमें मतलब एक जर्क क्रिएट होगा, यही कह रहे हैं शायद आप? हाँ सर, सडन इंपैक्ट लोड में तो जर्क आएगा। और उसको चीज को अगर ये होगा, मतलब अपने को यूनिफॉर्म करना है, तो एक बार पूरा देखना पड़ेगा सर, कैसे चीज कहाँ पे हम उस जर्क को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि क्या एग्जैक्टली होगा इसमें। ये अभी आप देख रहे होंगे इसमें। ये दिवाकर जी, आपने देखा होगा इसमें बबल फॉर्मेशन हुआ पीछे। जी सर। सुन पा रहे हैं? ये सर बबल फॉर्मेशन हुआ सर। यस सर। सर कंटिन्यू कीजिए। दिवाकर जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ सर। ओके सर, बबल फॉर्मेशन हुआ वो दिखा सर, देखा ना आपको? ठीक है। यस सर। तो बेसिकली ये बबल फॉर्मेशन का जो पर्पस है वो अगर हम समझें तो क्या होता है कि जैसे एक पंप एक पर्टिकुलर फ्लो रेट से ऑयल सप्लाई कर रहा है, राइट सर, सिलेंडर में। अब आपको मान लो सडन रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ी ऑयल की, क्योंकि ये ग्रेविटी फॉल हुआ तो एक कैविटी डेवलप हुई अंदर, है ना, क्योंकि पंप का जो ऑयल देने की रफ्तार है वो अलग है, लेकिन जो उसका रिक्वायरमेंट सडन जो बढ़ी अचानक, क्योंकि जितना लोड होगा उतने तेजी से वो स्लिप करेगा। तो इस तरह के जो स्लिपेजेस होते हैं या जो लोड होते हैं वो किसी सिस्टम के लिए हेल्दी कंडीशन नहीं मानी जाती है ना। वो चीज में हमेशा बबलिंग होगी, जर्क होगा और आपका सिस्टम पूरा माल फंक्शनिंग करेगा, मतलब उसमें जर्क पैदा होगा और वाइब्रेशंस आएंगे और पूरा सिस्टम आपका इरेटिक बिहेवियर करेगा। जी सर। तो ये अमरजीत और संजीव सभी इसको, बनवारी सिंह सभी ध्यान से सुने कि एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन आपके यहाँ होती होगी जहाँ बहुत ज्यादा हैवी लोड आप उसको माउंट करके रखें और लोड कभी कभी धीरे धीरे नीचे आने लगता है या कभी स्लिप कर जाता है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है, तो ये सडन जो लोड स्लिप होता है या कोई जर्क आता है, एक तो उसकी सील के लिए भी अच्छा नहीं है, जो हमारा सीलिंग अरेंजमेंट होता है सिलेंडर का वो डैमेज हो सकता है, और उसके अलावा जर्क होगा, वाइब्रेशंस होंगे और पूरे सिस्टम को डैमेज करेगा। क्योंकि जो बबल्स बन गए, अब ज्यादातर एनर्जी क्या होगा, वो बबल्स को कंप्रेस करने में खर्च होगी,
है ना, यूजफुल काम की बजाय बबल्स को उसमें खर्च मतलब ज्यादा खर्च होगा, तो ये इसमें मेन रहता है। अभी कुछ लोग विकास जी ने ज्वाइन किया है, तो अभी ये स्क्रीन दिवाकर जी ठीक है, जिसमें हम लोग आपस में देख भी पा रहे हैं और स्क्रीन में हमारा वीडियो भी दिख रहा है जी ना, आपको दिख रहा है ना वीडियो? दिख रहा है सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन करता हूँ, ये अगर क्लियर हो गया है तो हम दूसरे प्रश्न पे जा सकते हैं। इसमें अगर आप क्या करोगे, अगर इस बॉल को पलट के लगा देते हो, मीटर आउट सर्किट अगर आप कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, इसको यहीं रिस्ट्रिक्शन से जाना पड़ेगा, और रिस्ट्रिक्शन से जाने में क्या होगा कि पूरा आपका सिस्टम जो है बिल्कुल सही काम करेगा। क्योंकि अगर आपने ऑयल के जो ड्रेन को अगर कंट्रोल कर लिया, तो आप क्या करोगे कि फिर उसको पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हो, जिस स्पीड से आप चाहो उस स्पीड से वो सिलेंडर डाउन होगा। तो खाली अगर हम इस बॉल को पलटी करके लगा दें, तो ये जो अभी ऑयल यहाँ से ड्रेन होना चाहेगा, फ्री फ्लो जो होगा, उसको अगर आपने कंट्रोल कर दिया, नियंत्रित कर दिया, तो क्या होगा, वही लोड अब बिल्कुल ग्रेजुअली जैसा आप चाहो वैसा लोड नीचे आ सकता है ना। तो इसको कहते हैं मीटर आउट सर्किट बोलते हैं बेसिकली, इसको अभी अपन डिटेल में समझेंगे। जी सर। और कैविटेशन एक बहुत मेजर इश्यू होता है, बबल फॉर्मेशन मेजर इश्यू होता है। तो आप देखा होगा आपने, अगर आप स्विमिंग पूल के वाटर सरफेस पे अगर हाथ रखें और उसको अगर पानी को धीरे धीरे काटें तो बबल नहीं बनता, लेकिन अगर आपने सडनली उसको हाथ से पानी को काटा तो बबल फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे स्विमिंग के दौरान आपने देखा होगा कि बबल्स बनते हैं स्विमिंग पूल में, तो वही रीजन है कि अगर आपने पानी को सडनली काटा तो पार्शियल जो वैक्यूम बना, जिसकी वजह से कैविटेशन होता है, बबल फॉर्मेशन होता है, और पूरे सिस्टम के लिए वो हेल्दी नहीं माना जाता। तो ये वाले पर्टिकुलर सिस्टम में जहाँ के एक ट्रैक्शन लोड है, ट्रैक्टिव लोड है, तो जैसे ये सीधा करता है और सीधे ये 90 डिग्री पे आता है, उसके बाद जो ग्रेविटी फॉल होता है, उसके कारण क्या होता है, ये पीछे सडन ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन पंप को नहीं मालूम, पंप तो एक कांस्टेंट फ्लो दे रहा है, एक्चुअली दीज आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वो एक कांस्टेंट फ्लो दे रहा है। अब कांस्टेंट फ्लो देने के बाद सडन जब रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, और वो कैविटी की वजह से बबल फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से सिस्टम में जर्क आता है, वाइब्रेशन आता है। ऐसे कई सिस्टम आपके यहाँ लगे होंगे जो कि बड़ा वाइब्रेशन करते हैं, या उसमें जर्क का कोई अगर फिनोमेना होता है, तो उसमें वाइब्रेशंस और जर्कीनेस जो है सिस्टम में आती है। ऐसा कई सिस्टम आपके होंगे, है ना। तो सर अभी अपना पूरा टीम से ज्वाइन कर लिया है सर, तो आप ही आप सर मतलब वो मतलब जो आपका जो ट्रेनिंग कंटेंट था चालू कर दीजिए सर उस चीज का। ओके इसी को कंटिन्यू करते हो सर। यस सर, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ मिस्टर विकास बहेरा से। विकास सुन पा रहे हैं आप, या बनवारी से आप जवाब देंगे क्या? ये जो हाँ विकास आप बोलिए। पूछ रहा था ये बबल। हाँ बनवारी बोलो बोलो। ये एडमिटर है सिस्टम में, तो ये रहा ग्रेविटी, वो कहाँ से आया? तो सिस्टम तो अपना क्लोज्ड है पूरा। हाँ क्लोज्ड है, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो उसकी बात बिल्कुल सही है। बनवारी सिंह जो पूछना चाह रहे हैं कि ये बबल आए कहाँ से, एक्चुअली सिस्टम तो पूरा क्लोज है, पूरा ऑयल से भरा हुआ था, तो अचानक ये बबल फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? बिल्कुल सही पूछा आपने। अब इसका जवाब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बनवारी क्या है कि इसको सिलेंडर को धक्का कौन रहा था? ऑयल इसको धक्का दे रहा था ना। तो अब क्या हुआ कि जब ये ग्रेविटी से जब नीचे सडनली गिरा, तो क्या हो गया, ऑयल की रिक्वायरमेंट, ऑयल तो एक निश्चित रफ्तार से आ रहा है, लेकिन वहां जरूरत ज्यादा हो गई ऑयल की, क्योंकि स्पीड बढ़ गई उसकी अचानक, वो ऑयल ने नहीं बढ़ाई थी। तो वो जो रफ्तार, जैसा आपने इंजेक्शन देखा होगा, इंजेक्शन जब सिस्टर उसको सक्शन करती है तो कई बार बबल आ जाता है उसमें, दवा में। यस सर, सुन यस सर, बट सर नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब सक करते हो तो उसमें आप देखते होंगे बबल्स आ जाता है, क्योंकि उसका जो पिस्टन का मूवमेंट है वो बिल्कुल कंट्रोल वे में नहीं रहेगा। अभी आपने जल्दी तेजी से पिस्टन को खींच दिया तो बबल बन जाएगा, और धीमा धीमा खींचोगे तो बबल फॉर्मेशन नहीं होगा।
तो जब भी सडन कोई रिक्वायरमेंट आती है ऑयल की और उसमें पंप का रफ्तार कुछ अलग है और ऑयल की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, उसका कंजम्पशन कुछ अलग है, तो उस केस में आपका बबल फॉर्मेशन होता है। और ये पंप के केस में हम और पढ़ेंगे, जब इसको पंप का जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें बबल फॉर्मेशन क्यों होता है, कैविटेशन क्या होता है, कैसे उसको हम बचा सकते हैं, ये सब चीजों को अपन पढ़ेंगे ध्यान से, है ना। ठीक, तो ओके विकास, सर। आप क्या बोल रहे थे? मिस्टर विकास, हाँ सर। आप कुछ बोल रहे थे शायद। नहीं नहीं सर, आप कुछ पूछने वाले थे मुझे। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो मेरा प्रश्न आपसे ही आ रहा है अगला वाला, उसका आपको जवाब देना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो उसका आप जवाब दीजिएगा। मैं अभी आपके पास अभी एक और वीडियो आएगा, उसमें जो प्रश्न होगा वो आपके लिए ही है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, है ना। तो आपको ये बताना है कि ये सर्किट आपको दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, ये वाला है ना। तो इसमें हाँ। क्या क्या दिख रहा है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या क्या चीजें लगी हैं इसमें? इसमें 3 PRB लगा हुआ है, 100 PSI, 200 PSI और 300 PSI में सेट किया गया हुआ है। वेरी गुड। और 2 बॉल भाल लगा हुआ है जो 100 PSI और 200 PSI में जो लाइन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और क्या लगा है? और एक इधर साइड एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है। वेरी नाइस। और पंप के नीचे क्या है? और रिजर्वियर है पंप के नीचे जो हाइड्रोलिक का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है आपका जवाब, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। तो ये भी हमको क्षमता होनी चाहिए कि हम सबसे पहला हमारा ये फंक्शन यही होता है कि हम चीजों को पहचाने कि मतलब क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें जैसे हम पंप को ऑन करेंगे तो हाँ। सबसे पंप जो प्रेशर गेज है वो क्या रीडिंग बताएगा, ये आपको बताना है। ये सर 100 PSI बताएगा पहले। 100 PSI बताएगा, ओके जी। और फिर अगर मान लो मेरे को 200 PSI चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे 100 PSI को क्लोज करना पड़ेगा, जो भाल Very लगा nice. हुआ है आगे बॉल भाल उसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही विकास, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है आपका। और मान लो 300 PSI चाहिए तो? ये दोनों को सर बंद करना पड़ेगा, 100 वाला और 200 वाला दोनों को। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही है आपका जवाब। और मेरे ख्याल से आप कब से काम कर रहे हैं हाइड्रोलिक में? सर मेरा 14 साल हो गया हाइड्रोलिक में सिर्फ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, आपने सही बिल्कुल बताया कि इसमें जो है सबसे पहले 100 PSI का जो वाल्व है, चेक वाल्व है विच इज स्प्रिंग लोडेड टाइप, वो सबसे पहले खुलेगा, क्योंकि सबसे पहले जो ऑयल होता है वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस से बहता है। हाँ। है ना, सबसे आसान जो रास्ता होगा उसको पहले फॉलो करेगा वो। उसको जब आप बंद कर दोगे तब 200 PSI खुलेगा, और जब उसको भी बंद कर दोगे तो 300 PSI का वाल्व खुलेगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये एक रूल है, जैसे इलेक्ट्रिकल से इसकी काफी समानताएं होती हैं। जैसे करंट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जैसे करंट हमेशा सबसे कम प्रतिरोध से बहता है, वैसे ही हाइड्रोलिक ऑयल भी जो होता है, तो जहां सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सबसे पहले वहां का गेट खोलेगा, और उसके बाद वो जैसे ही सर्किट पूरा हो जाएगा, टैंक में जाने लगेगा, तो वो फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा और वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने की, जो एनर्जी होती है या जो काम होता है वो हमेशा एनर्जी बहते हुए ही करती है। जैसे अगर हम फैन को अगर फेज दे दें और न्यूट्रल से कनेक्ट ना करें तो फैन नहीं चलेगा। तो अगर जैसे 100 PSI को खोल के ये टैंक से कनेक्ट हो गया तो फिर वो सर्किट पूरा हो जाएगा, तो फिर वो 200 PSI वाले को नहीं खोलेगा। लेकिन जब 100 PSI को बंद कर देंगे तब 200 PSI को खोलेगा, और 200 वाले को भी बंद करेंगे तो 300 PSI को खोलेगा, और आपका जो सिस्टम है वो 300 PSI पे स्टेबलाइज हो जाएगा। जी जी ठीक, तो बिल्कुल सही है। वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बीच बीच में मैं आपसे और भी कई प्रश्न पूछूंगा। तो इसमें कोई किसी को कोई क्वेरी अगर है, किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर करते चले। मैं चाह रहा हूँ कि अमरजीत, आपको कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? अमरजीत,
जी, इसमें कोई इशू नहीं, कंसेप्ट ठीक क्लियर है है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना? ठीक ठीक। ओके ओके अमरजीत, अगला प्रश्न आपके लिए ही आ रहा है और उसका जवाब आपको देना है। तो मैं आपसे इसको पहले आप देख लें कि ये किस तरह से फंक्शन करता है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका किस तरह का बिहेवियर होता है और कैसे फंक्शन करता है। आप देख लो जरा, मैं आपको उस वीक का वो भी देख देती हूँ कि एक रिपोर्ट एक था, अभी मैं फोन से दिवाकर जी दिख रहा है ना सभी को? दिवाकर जी? यस सर। ओके ओके ठीक है। ये देखिए अब 200 psi हो गए। जैसे हमने वाल 1 को बंद किया, बॉल वाल को, तो ये वाला वाल बंद करके ये 200 psi इसमें आ गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ गया, जिसकी वजह से इसको खोल के इसको जाना पड़ेगा। इसको भी बंद किया तो 300 psi हो गया, है ना? तो करंट, जो ऑयल का जो करंट होता है वो हमेशा सबसे पहले लीस्ट रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। उसको जब आप बंद करेंगे तो उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, और उसको भी बंद करेंगे तो 300 psi से वो जाएगा। ये इसका ऑयल एक मैकेनिज्म है जो हमेशा इसी को फॉलो करेगा। कहीं भी आपके यहाँ अगर पैरेलल सिस्टम लगे हैं तो वो हमेशा इसी सिस्टम को फॉलो करेगा, जो सबसे इजी रेजिस्टेंस है वहां से निकल जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हाइड्रोलिक में अगर कोई भी लाइन अगर आपकी टैंक से जुड़ गई तो वो लाइन कभी भी कुछ वर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी। अगर कोई भी लाइन टैंक से जुड़ी तो मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो गई, न्यूट्रल हो गया वो। और जो पंप से जुड़ी लाइन है उसमें हमेशा ताकत रहेगी, उसमें हमेशा प्रेशर रहेगा। तो इससे हमको 2-3 चीजें सीखने को मिलती है कि पंप जो है इट नेवर क्रिएट्स प्रेशर, इट इज मियरली क्रिएटिंग द फ्लो। पंप जो है खाली फ्लो को क्रिएट करता है, एंड प्रेशर इज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। प्रेशर जो होता है, अगर फ्लो को आपने बाधित किया, रोका, तब प्रेशर बिल्डअप होगा, जनरेट होगा, और वो बैक प्रेशर पंप की सीलिंग के ऊपर आएगा। तो पंप की जो कैपेसिटी होती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो यही मानी जाती है कि वो कितने प्रेशर को सस्टेन कर सकता है, झेल सकता है, वो पंप की प्रेशर रेटिंग होती है। अदरवाइज पंप नेवर क्रिएट्स प्रेशर, है ना? वो ये खाली फ्लो को क्रिएट करता है। प्रेशर इज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो अगला फिर मैं प्रश्न एक पूछ रहा हूँ। एक सिस्टम दिख रहा होगा आपको, तो इसमें आपको सीरीज में ये लाइनें, ये चेक वाल दिख रहे होंगे, 300 psi, 200 psi और 100 psi। इसमें आपको ये प्रेशर गेज दिख रहे होंगे, 4 प्रेशर गेज, P1, P2, P3, P4। अगर ये P1 है, P2 है, P3, P4। दिवाकर जी दिख रहा है ना? विजिबल है सर, विजिबल है। ओके, विजिबल है। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर इसमें भी जैसे आप देख रहे हैं, ये पंप है, ये जो है रिजर्वायर है, ऊपर ब्रीदर लगा हुआ है, और 3 चेक वाल, 300 psi है, दूसरे की 200 psi है और तीसरे की 100 psi है। तो जैसे मैं पंप को चालू करूंगा
तो ये P1, P2, P3, P4 की रीडिंग्स क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये प्रश्न है मेरा चतुर्वेदी जी के लिए। ये सीरीज वाला आपको सर्किट दिख रहा है क्या? ये वाला जिसमें एक सीरीज एक लाइन में ये तीनों वाल लगे हुए हैं। सर ये डायग्राम फिर से विजिबल नहीं हो रहा। हाँ डायग्राम अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। अभी देखिए दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा आपको डायग्राम? हाँ दिख रहा है सर। ओके ओके ठीक है। तो इसमें मेरा प्रश्न अमरजीत चौधरी साहब से है। अमरजीत सुन पा रहे हैं आप मेरे को? अमरजीत जी ठीक है, अमरजीत शायद सुन नहीं पा रहे हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि मिस्टर गुलाब खान आप सुन रहे हैं मेरे को? या प्रताप साहू जी? संजय प्रधान, राजेश चतुर्वेदी, हाँ संजीव जी आप तो सुन रहे हैं, बाकी लोग सुन नहीं पा रहे हैं क्या? जिसको भी सवाल पूछना है अनम्यूट करके जवाब दीजिए। इनका भी नाम पुकारा जा रहा है, अनम्यूट करके जवाब दीजिए। जैसे मैं सौरभ पांडे जी से बात करना चाह रहा हूँ। सर सौरभ पांडे ने अनम्यूट किया है। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये इसमें सब प्लस हो जाएगा। 800 PSI का पहले वाले गेज में दिखेगा। पहले में 800 दिखेगा, ओके। दूसरे में नहीं पहले में तो 300 ही दिखेगा, दूसरे में दिखेगा 500, तो लास्ट वाले में दिखेगा 800। मतलब आपके जवाब क्या हो गए? 300, 500, 800 टोटल क्या नाम सर? सीरीज में जुड़ता है, मतलब थोड़ा यही कंफ्यूजन। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। फिर भी आपका जवाब क्या है फाइनल? 800 नहीं, सबसे पहला प्रेशर गेज में क्या आएगा रीडिंग इधर? 800 और इस वाले में सेकंड वाले में नहीं सर, ये क्या पहले वाले में आएगा 300, दूसरे में 500 और लास्ट वाले में 800। नहीं 4 है ना बेटा, पूरे 4 प्रेशर गेज लगे हैं। पहले वाले में आपने 300 बताया, दूसरे में चलिए और कोई बता पाए? शरद विश्वकर्मा अगर बता पाए तो बताइए। सर ये सीरीज में है, पंप चालू होते ही पहले प्रेशर गेज जो बताएगा, जब तक 300 PSI नहीं होगा इस P1 जो प्रेशर गेज 1 है, तब तक वो चेक वाल्व खुलेगा नहीं। बिल्कुल सही। जैसे फर्स्ट प्रेशर गेज में 300 PSI दिखाएगा, परफेक्ट। उसको खुलने के बाद नेक्स्ट प्रेशर गेज पे आएगा तो भी वो फ्लो जो है वो 200 PSI का वहां चेक वाल्व लगा है, तो वो रिसीविंग साइड 300 PSI है, तो वो चेक वाल्व भी खुल जाएगा और उसमें भी 300 PSI दिखाएगा।
अच्छा, मतलब पहले में 300, दूसरे में 300, तीसरे में? वो चारों में एक ही दिखाना चाहिए सर। चारों में 300 ही बताएगा, ऐसा कहना है आपका? क्योंकि उसके आगे जो लगा हुआ चेक वाल्व है उसपे कम प्रेशर का है। हाँ। तो वो जो फर्स्ट प्रेशर जो चेक वाल्व है जी, वो जितना रिलीज करेगा वो आगे वाले सारे उससे कम के हैं, ठीक तो है। वो पहले ही खुलते चले जाएंगे। ओके, तो फिर भी गेज की रीडिंग आप एक बार फिर से बताएं। पहला 300, दूसरा? पहला 300 है हाँ, और उसके बाद जो प्रेशर गेज लगा है वो 200 psi का है, तो वो 300 psi में तो वो ओपन ही रहेगा। ठीक है। तो मतलब चारों में 300 आएगा, ऐसा कहना है आपका? हाँ सर। मतलब चारों प्रेशर के 300 psi ही दिखाएंगे? हाँ पहला सर हाँ सर। बनवारी बोलो। फर्स्ट वाला 300 दिखाएगा, सेकंड वाला 200 दिखाएगा, थर्ड और फोर्थ दोनों 100 दिखाएंगे। ओके बनवारी, ठीक है, ठीक है। और बताइए विकास, आप बताओ। ये सर फर्स्ट वाला 300 दिखाएगा और सेकंड वाला 200 दिखाएगा और थर्ड वाला 100 psi और लास्ट वाला 0 दिखाएगा। ओके, तो विकास थोड़ा नजदीक है क्योंकि देखो एक बात आप सभी ध्यान रखें कि जो भी लाइन टैंक से जुड़ी है उसका प्रेशर 0 रहता है, 0 होगा क्योंकि वो फ्री फ्लो है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इट विल ऑलवेज बी शोइंग 0। खाली पाइपलाइन का जो प्रेशर, रेजिस्टेंस का जो प्रेशर आएगा वो मामूली आधा एक बार का प्रेशर दिखाएगा। हाँ, उसको 0 में सर काउंट किया जाता है, वो लास्ट में। हाँ बिल्कुल, 0 में ही काउंट किया जाता है। बिल्कुल सही, विकास की बात सही है कि जो लास्ट वाला तो 0 दिखाएगा, लेकिन विकास बाकी जो है उसमें आपका फाइनल क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहला वाला क्या बताएगा? वो 300 बार ही दिखाएगा सर। 300 psi दिखाएगा। सेकंड वाला? सेकंड वाला जो आएगा उसको भी सर 200 दिखाएगा, क्योंकि वो जो PRB 200 वाला है ये खुल जाएगा तो वो हाँ। लाइन का प्रेशर ही 200 करवा देगा, तो ओके। इसलिए 200 दिखाएगा। ठीक है, मतलब पहले 300, फिर 200, फिर 100 और फिर 0, यही कहना है शायद आपका? ओके, ठीक है, ठीक है। इसके इनके अलावा किसी का कोई ओपिनियन हो तो शेयर करें, नहीं तो फिर अपन इसको समझते हैं। राजेंद्र बडोले जी, आप कुछ अलग बोलना चाहते हैं या इनसे सहमत हैं? सर पंप का जो प्रेशर होगा जी, तो लाइन में जब जाएगा तो 300 बार प्रेशर पे पहला चेक वाल्व खुलेगा। ठीक है भैया। तो इधर पंप का जो प्रेशर अगर मान लीजिए 400 है जी, और 300 पे खुल जा रहा है, तो 400 रीडिंग तो यहाँ बता, जो पंप का प्रेशर है यहाँ बताएगा। ठीक है। 300 पे वाल्व खुल गया तो दूसरा रीडिंग फिर आगे वाला गेज में जाएगा। ठीक है। फिर वहां से जैसे ही वो 200 psi पर जब वो वर्क करेगा, हाँ, तो उसमें फिर 200 पे खुल गया तो 200 दिखाएगा सर। ओके, मतलब 300 200 वही विकास जी भी यही बोल रहे थे, उनसे सहमति है आपकी, है ना? लेकिन उसके बाद फिर जब जाएगा धीरे धीरे तो जी, ऐसा ही करके टैंक में जाने के बाद वो 0 हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। टैंक में जाने के बाद 0 हो जाएगा, मतलब जो चौथा प्रेशर गेज जो है वो 0 रीडिंग दिखाएगा, और उसके पहला वाला 100, ये 200 और ये 300, है ना? ठीक है। लेकिन ये जो पहला गेज 300 जो जा रहा है सर, जी भैया, और तीसरा गेज में भी तो 300 ही प्रेशर दिखाना चाहिए। दिखाना 100 पे चाहिए। तो खुल जाएगा, लेकिन प्रेशर तो यहाँ से वो पूरा देगा ना सर। ठीक है, तो अब मैं इसको जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और म्यूट कर दो अपना माइक। विकास जी आप भी म्यूट कर दें, और सौरभ पांडे आप भी म्यूट कर दीजिए। देखिए इसमें अब ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और कोई बीच में क्वेरी हो तो जरूर आप उसको रेज करना। लेकिन इसमें कैसे फंक्शन करता है ये पहले हम समझें। जैसे आपने पंप को चालू किया तो इसने पहले सक करके ऑयल को डिलीवर किया, है ना, यहाँ पे भर दिया। तो पहला हमेशा पंप का फंक्शन होता है कि वो कैविटीज को भरता है, और जब तक कैविटी भरी जा रही है तब तक प्रेशर डेवलप नहीं होता। तो ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लें आप कि पंप कभी प्रेशर क्रिएट नहीं करता।
पंप खाली फ्लो क्रिएट करता है और प्रेशर बनता है जब उस पर रेजिस्टेंस आता है। जैसे रेजिस्टेंस, ये 300 psi का एक रेजिस्टेंस है, एक स्प्रिंग लगी हुई है जो ऑयल को, इसको गेट को खोलने नहीं दे रही। तो जब ये पूरा भर गया, उसके बाद जब ये पंप तेल दिए जाएगा तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। तो शुरू में हमेशा पंप का पहला काम ये होता है कि वो हमेशा कैविटी को भरता है, और जब कैविटी पूरी भर जाएगी तो पंप को नहीं मालूम कि पंप कैविटी पूरी भर गई, रेजिस्टेंस आ गया, तो वो तो खाली उसका काम है कि ऑयल इससे रिजर्वायर से लेके सिस्टम में देना। जैसे ये पूरा भरेगा तो ये इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, और जैसे 300 psi प्रेशर होगा तो ये बॉल को खोलेगा। अब जब बॉल को खोला तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑयल जो इतना 300 psi के प्रेशर पे रुका हुआ था, जैसे ही उसको जगह मिलेगी तो एकदम पिचकारी से वो अगली वाली लाइनों को भर देगा, इस लाइन को भरेगा। तो इसमें अभी फिलहाल कोई प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन जब ये पूरी लाइन भर जाएगी और फिर ये ऑयल इसमें से आता रहेगा, तब यहाँ लाइन प्रेशराइज होगी, और जैसे इसका प्रेशर 200 psi हुआ ऑयल का, तब ये इसको खोलेगा। अब आपको इसमें समझने की बात यह है कि जब इसमें ऑयल का प्रेशर 200 है और स्प्रिंग का 300 है, तो अब ये 500 बताएगा। ये विकास समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं जो बोलना चाह रहा हूं? इसको बहुत क्लियर समझ लें, क्योंकि ये आगे आने वाले इसमें काम में आने वाला है। हाँ सर। ऑयल का प्रेशर यहाँ 200 psi हो गया, स्प्रिंग का 300 psi होगा, तो अब इस वाले ऑयल को इसमें अंदर घुसने के लिए 500 psi की ताकत लगानी पड़ेगी। अब जैसे 200 वाले को खोला तो यहाँ पिचकारी गई, और फिर इसने पहले कैविटी को भरा, तब तक कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ, और जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस आया तो इसने फिर प्रेशर 100 psi जैसे ही दिखाया तो इसको खोला। अब ऑयल का 100 और स्प्रिंग का 200, तो अब इसको 300 psi चाहिए इस वाले सेकंड वाले को खोलने के लिए। अब 300 ऑयल का और 300 स्प्रिंग का, तो ये 600 हो जाएगा। तो आपका जो प्रेशर बताएगा, अच्छा। 600, 300, 100 और 0, ये प्रेशर गेज रीडिंग बताएगा। 300, 600, 100, सबसे पहला 600, अच्छा। उसके बाद 300, उसके बाद 100 और फिर ये 0। क्यों दिखा रहा है ये समझ में आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले ऑयल यहाँ 300 psi का प्रेशर बिल्डअप करेगा, उसके बाद ये बॉल खुलेगी और पूरा ऑयल इसमें आगे वाली कैविटी में भरेगा। फिर ऑयल का प्रेशर जब 200 psi हो जाएगा तब ये वाली बॉल खुलेगी, लेकिन ऑयल का प्रेशर 200 और स्प्रिंग का 300, ये दोनों जोड़ के इसको 500 में आप खोलने देंगे। ये समझना है आपको। जैसे इलेक्ट्रिकल में होता है ना कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं वो उनको ऐड कर देते हैं अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है तो। जी समझ गया सर। क्योंकि वो 200 वाला जो PSI जो स्प्रिंग है और ऑयल वो मिल जाएंगे, तो इसके जो 300 वाला जैसे एक हार्ड मटेरियल की तरह काम करेंगे। तो इसको जो 300 वाला स्प्रिंग को जब तक 600 बार प्रेशर नहीं ढकलेगा और जो फोर्स नहीं मिलेगा तो आगे खुलेगा ही नहीं वो, क्योंकि पीछे वाला जो स्प्रिंग है उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। पहले तो फ्री रहेगा, लेकिन एक बार ऑयल चलने जाने के बाद वो जैसे सॉलिड टाइप का हो जाएगा। जब तक वो 600 बार प्रेशर नहीं देगा तो आगे वाला स्प्रिंग ही नहीं खुलेगा। इसमें बिल्कुल सही विकास, इसमें बिल्कुल सही आपने बोला। हमेशा ये ध्यान रखें कि इसमें दो अब सिस्टम बन गए, एक तो ऑयल का प्रेशर और स्प्रिंग की स्टिफनेस, दो चीज अब इस पे एक्ट कर रही है बॉल पे। समझ रहे हैं ना? तो नॉर्मली अपन क्या समझते हैं कि खाली हम ऑयल को सोचते रहते हैं, स्प्रिंग को नहीं सोचते। कभी स्प्रिंग को सोचेंगे तो ऑयल को नहीं सोचेंगे। तो जब इधर ऑयल का प्रेशर 200 PSI हो गया, स्प्रिंग 300 PSI की है, तो अब इसको ताकत खोलने के लिए लगेगी 500 PSI। लेकिन जब तीसरे को भी खोल दिया आपने तो अब ये ऑयल का इधर प्रेशर हो गया 100 PSI, स्प्रिंग 200 PSI की, तो यहां से अब ताकत लगेगी 300 PSI। अब 300 का ऑयल और 300 की स्प्रिंग, मतलब अब 600 PSI पे खुलेगा। जी सर, है ना? तो ये 600 पे खुलेगा, ये 300 पे खुलेगा, ये 100 पे खुलेगा और ये 0 बताएगा। जी स्पष्टता अगर ना हो तो आप रोक सकते हैं, अपन उसको दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन सभी को क्लियर होना, ये सब कंसेप्ट हैं, फंडामेंटल्स हैं, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। शरद विश्वकर्मा जी, क्लियर हुआ आपको? हो गया सर, क्लियर है। तो मैं चाहता हूँ विकास एक बार आप सभी के लिए एक हेल्प करें, इसको समझाने की कोशिश करें। अगर कोई आपकी लोकल भाषा है उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा समझाएं कि सभी को समझ में आ जाए।
जी सर, ये ऐसा है कि कोई जैसे कि हम लोग पहले एक वेट लेते हैं कि वो 15 kg का, उसके ऊपर एक फिर 6 kg का इसका ऊपर और एक 2 kg का लोड लेते हैं। तो अगर नीचे से उठाने की कोशिश करेंगे तो वो 15 + 6 + 2 ऐसे ही काम करेगा। ये ऐसा ही है। तो पहला जो रेस्ट्रिक्ट है उसको अगर प्रेशर डालेंगे तो 300 psi तो खुल जाएगा, लेकिन फिर जो अगले वाला भर जाएगा तो उसका जो स्प्रिंग का टेंशन इसका स्प्रिंग का टेंशन के साथ ऐड हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। फिर जो पीछे वाला जो स्प्रिंग है, जो बीच वाला खुलने के बाद पीछे वाला जो स्प्रिंग का टेंशन और जो बीच वाला स्प्रिंग का टेंशन, ये 300 बार वाला जो चेक वाल्व का टेंशन सब ऐड हो जाएगा, तब जाके आगे वाला 300 बार PSI वाला खुलेगा। इसके लिए वो 600 बार दिखाएगा। जब तक 600 बार नहीं होगा, इसीलिए पूरा सर्किट ओपन नहीं होगा एक बार भर जाने के बाद। परफेक्ट। मतलब पहला वाला प्रेशर इंडिकेटर प्रेशर दिखाएगा 600 बार, सेकंड वाला में दिखाएगा आपका 300 बार, 300 PSI। हाँ, 300 PSI। और थर्ड वाले में दिखाएगा 100 बार, 100 PSI बार नहीं, और चौथा वाला में जीरो। बिल्कुल दिवाकर जी, परफेक्ट बताया आपने। और इसको हमको एक्चुअली दो सिस्टम समझ के जब हम समझेंगे तभी समझ में आएगा कि ऑयल का प्रेशर अलग है, स्प्रिंग की स्टिफनेस अलग है, और दोनों जब एक साथ हो जाता है तो दोनों जुड़ जाएंगे सर। तो सबसे पहले आप फिर से एक देख लें, जैसे पंप आप ऑन करते हो तो ये इसमें से सक करके पहले कैविटी को भरता है सर। ये हमेशा हर जगह यही होगा। अगर आप एक्सट्रूजन प्रेस देखें या कोई भी सिलेंडर देखें या कोई भी पाइपलाइन देखोगे तो सबसे पहले वो पाइपलाइन को भरता है पूरा, तब तक प्रेशर नहीं आता सर। दिवाकर जी ये क्लियर रखें हमेशा के लिए कि जब भी हम पंप ऑन करते हैं तो पहला फंक्शन उसका ये होगा कि वो पूरी कैविटीज को भरेगा, और कैविटीज जब पूरी भर जाएगी तो पंप को तो नहीं मालूम कि कैविटी भर गई है, वो तो ऑयल फिर दिए जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मास तो यहाँ का फिर प्रेशर बढ़ेगा, और फिर प्रेशर जैसे 300 PSI होगा तब इसको खोलेगा, और फिर यहाँ पे फिर पिचकारी की तरह फिर यहाँ से भर जाएगा पूरा ऑयल, और फिर जब ये ऑयल का प्रेशर 200 PSI होगा तब दूसरे वाले को खोलेगा। लेकिन अब ऑयल का प्रेशर 200 PSI और स्प्रिंग का 300, तो इसको अब 500 लगेगा, है ना। ये समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ। और हमेशा ये ध्यान रखें, अगर 500 से अगर यहाँ प्रेशर ड्रॉप होता है, कोई अगर पंचर हो जाती है लाइन और लीकेज हो जाता है, तो तुरंत ये स्प्रिंग इसको बंद कर देगी। तो 500 PSI पे खुलेगा। फिर जब ये 100 PSI वाला भी खुल गया तो ऑयल का प्रेशर 100 PSI, स्प्रिंग का 200 PSI, तो अब यहाँ का ऑयल को 300 PSI की ताकत लगेगी। जैसे आपने मटकी फोड़ प्रतियोगिता देखी होगी, उसमें जो सबसे नीचे जो रहता है, जो अभी विकास ने बहुत अच्छा बताया, समझाया कि जैसे हमने अपने हाथ पे 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो रख लिया, तो नेचुरली हाथ के हथेली पे मेरा सबसे ज्यादा पूरा टोटल वजन ही आएगा 100, 2, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो 8 किलो का वजन आएगा। तो वही इसमें हो रहा है कि ये तीनों का जो ये प्रेशर है वो ऐड होके इसमें लगेगा, तो 100, 200, 300, 600 इसमें लगेगा, 100 और 200, 300 इसमें लगेगा, 100 इसमें लगेगा, और इसमें 0 लगेगा, क्योंकि ये फ्री फ्लो है। तो जब भी फ्री फ्लो होता है तो वो हमेशा सर 0 प्रेशर ही रहेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो लाइन टैंक से जुड़ी है, रिटर्न लाइन जो है, इट विल ऑलवेज इनवेरिएबली शो द 0 PSI रीडिंग, हमेशा 0 बताएगी जो फ्री फ्लो है। लेकिन अगर उसमें आपने कोई रिड्यूसर लगा दिया, बैंड, टी, एल्बो या कुछ ऐसा उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, तो फिर वो चीज धीरे धीरे प्रेशर जो है उसका बढ़ने लगेगा, बैक प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो रेजिस्टेंस की वजह से ही प्रेशर आता है, और रेजिस्टेंस स्प्रिंग का है। स्प्रिंग का जो भी रेजिस्टेंस है उतना इसको प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा उसको खोलने के लिए। क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। तो मिस्टर सरोज कुमार साहू, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? मिस्टर सरोज कुमार साहू, ठीक है। सुशांत मोहंती, सुशांत आप सुन रहे हैं क्या? दिवाकर जी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही रूम में सब बैठे हैं? नहीं सर, एक या दो अलग अलग जगह है, दो अलग अलग स्टेट है। एक नहीं, लोकेशन अलग है, लेकिन मान लो बालको के जो 8-10 लोग हैं वो एक रूम में बैठ जाएं। वो पॉसिबल
पॉसिबल हो सकता है। नहीं, वो एक्चुअली कास्ट हाउस 1 से और कास्ट हाउस 3 से दोनों अलग अलग सेक्शन है सर। एक्चुअली क्या है, कास्ट हाउस 1 वाले एक जगह हैं, कास्ट हाउस 3 के अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है। मैं अब संजीव, अगला actually थोड़ा जो सा क्वेश्चन, हाँ उसका थोड़ा अवेयरनेस कर दो, थोड़ा पॉजिटिव मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स कर दो, टाइम थोड़ा सही हो जाएगा। क्योंकि मैं एक्चुअली सबका इन्वॉल्वमेंट चाहता था और कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि सब तक पहुंच पाऊं। तो अब मैं चाहता हूं कि मिस्टर बनबारी जो हैं वो अपना इसको अनम्यूट करें। मिस्टर बनबारी। यस सर। हाँ, तो सिंह साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि ये जो हाइड्रोलिक विषय जो आया, इसमें क्यों इतना ज्यादा ये बढ़ता जा रहा है? मतलब एयरप्लेन से लेके और एक्सट्रूजन प्रेस से लेके प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन से लेके हर जगह हाइड्रोलिक सिस्टम क्यों आ रहा है, और इसकी क्या एडवांटेजेस क्या है? क्या लगता है आपको क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है? हर इंडस्ट्री में हम कल्पना नहीं कर पा रहे बिना हाइड्रोलिक्स की। तो क्या इसको विशेष बनाता है और क्या इसके एडवांटेजेस क्या लगते हैं? सर सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि इसका जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली अदर किसी सिस्टम के। जैसे अगर अपन न्यूमेटिक सिस्टम यूज करें या और कोई अदर सिस्टम यूज करें तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसके लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ डील कर सकता है। तो ये फोर्स ज्यादा क्यों लगा पाता है? ये क्या इसमें ऐसा क्या चीज है कि जो इसको ज्यादा फोर्स लगाने के लिए मदद करती है? क्योंकि सर इसमें जो अपन मीडियम यूज कर रहे हैं वो ऑयल यूज कर रहे हैं, और ऑयल का जो प्रॉपर्टीज है वो नॉन कंप्रेसिबल है। ओके, तो आपको ये लगता है कि ऑयल को दबाया नहीं जा सकता, वो इनकम्प्रेसिबल, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई चीज इनकम्प्रेसिबल, अगर उसमें उसको दबाया नहीं जा सकता तो उसमें प्रेशर बिल्डअप कैसे होता है फिर? नहीं सर, मतलब एक बहुत लेस अमाउंट में पॉसिबल है, बट जो जैसे अपन किसी गैसियस मीडियम को जैसे प्रेस कर सकते हैं उस टाइप से लिक्विड को अपन प्रेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये आपने अभी सही बोला कि ये स्लाइटली कंप्रेसिबल। हाँ, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल नहीं है, बट बहुत बहुत लेस कंप्रेसिबल है। हाँ, ये जवाब ठीक है आपका, ये जवाब ठीक है। क्या होता है बनबारी जी की जो अगर स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ें तो सबसे पहले सॉलिड आता है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लिक्विड भी कंप्रेसिबल है और लेकिन स्लाइटली है, मतलब बहुत कम मात्रा में दबती है। यस यस सर। और एक चीज आप हमेशा के लिए ध्यान रख लें कि जो प्रकृति में जो पाया जाने वाला हर वो पदार्थ जो फोर्स लगाने से दबता है और फोर्स हटाते वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर ले, वो मेरे को काम करके दे सकता है। जैसे पत्थर से आप कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, है ना? तो इंडस्ट्री में आप देखोगे सबसे ज्यादा किसका उपयोग है? स्प्रिंग का। स्प्रिंग आपको हर मशीन में मिलेगी क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है ना? जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो वो कंप्रेस हो जाती है, और जब एनर्जी की डिमांड होती है तो उसको रिलीज कर देती है उस एनर्जी को। यस यस सर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है तो वो उतनी खतरनाक भी होती है। तो इसलिए हमेशा न्यूमेटिक्स को 8 से 10 बार तक इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोलिक को 100 बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार तक, हम 500, 600 बार तक ले जा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई चीज कंप्रेसिबल है तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से उसमें उतना ही रिएक्टिव फोर्स भी होगा। अगर कोई चीज जितनी दब रही है तो उतना उसमें रिएक्शन भी आएगा, है ना? जो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये जो बताया न्यूटन के तीसरे नियम ने, वो ये बताता है कि अगर जैसे स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे तो उतना रिएक्टिव फोर्स उसमें डेवलप होगा। एनर्जी रिलीज के टाइम में उतनी फास्ट वो एनर्जी रिलीज भी करेगा। बिल्कुल, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे हम एलपीजी देखते हैं, अगर कोई हादसा होता है तो वो छत उड़ जाती है, कई लोग उसमें खत्म भी हो जाते हैं, तो जबकि 14 kg का प्रेशर है उसमें। तो अगर हम इंडस्ट्री में, मेरे को प्रेशर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मेरे को बड़े बड़े काम करने हैं। तो मान लो मेरे को 100 बार का काम करना है तो प्रेशर का संबंध हमेशा ताकत से होता है। जितना प्रेशर उतनी ताकत का आप काम कर सकते हैं।
तो ऑयल में देखो क्या होता है कि ऑयल को जब आप कंप्रेस करते हो तो मान लो आपके पास 100 लीटर के ड्रम है और दोनों में अब आपको काम करने के लिए क्या प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो प्रेशर अगर आप एयर में बनाना है तो आपको 100 गुना उसमें हवा ऐड करनी पड़ेगी, तब प्रेशर 100 बार पहुंचेगा। लेकिन अगर पानी में आपको प्रेशर बनाना है, ऑयल में प्रेशर बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उस ड्रम को पूरा भर देते हो और फिर उसके बाद उसमें जो पानी इंजेक्ट करते हो तो बहुत हाई प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वो स्लाइटली कंप्रेसिबल है, थोड़े ऑयल से ही ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपके यहाँ बनवारी जो कंप्रेसर के जो एयर रिसीवर होंगे उसका आप हमेशा हाइड्रो टेस्ट करते होंगे, ना कि न्यूमेटिक टेस्ट? यस सर, हाइड्रो टेस्ट करते हैं। तो ये पूरी वैश्विक एक नियम है कि हम किसी भी प्रेशर वेसल्स का, जिस वेसल को जैसे अपन सीएनजी आजकल गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी हर साल 2 साल में एक हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। उसका पर्पस यही है कि अगर हाइड्रो टेस्ट में अगर वो वेसल फेल होता है तो एक खाली पिचकारी पानी की निकलेगी और वो तुरंत सेटल डाउन हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़े पानी ऐड करने से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। लेकिन अगर आपको एयर से अगर प्रेशर बनाना हो 100 बार का, तो आपको 100 गुना हवा उसमें भरनी पड़ेगी, तब प्रेशर 100 बार पे पहुंचेगा। ये ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि कंप्रेसिबिलिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें माना गया है, और इसी वजह से जो हाइड्रोलिक को ज्यादा कंपैरेटिवली सेफ मानते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल है तो उतना रिएक्टिव फोर्स उसमें डेवलप होगा, और रिएक्टिव फोर्स डेवलप होने से अगर कभी वो बर्स्ट हुआ तो वो पूरा एरिया को साफ कर देगा, मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। अभी रिसेंटली इधर बिलासपुर में एक टायर भरने के दौरान 2 लोग बच्चे जो थे टायर के ऊपर ही बैठ के हवा भर रहे थे, और जो टायर में उसमें 6-7 बार की हवा होती है, तो दोनों की जिंदगी चली गई खाली 6-7 बार के प्रेशर से। जो देखा था सर, वो वीडियो भी देखा था 2022 मई की, उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको चाहूँ तो मैं दिखाऊंगा, अभी बीच में आपको दिखाऊंगा। तो हमेशा ही ध्यान रखें कि एयर जो होता है वो हमेशा लो प्रेशर और हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हाइड्रोलिक हाई लोड बट लो स्पीड एप्लीकेशन। ठीक है बनवारी? यस सर, वेरी नाइस। तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखें कि हाइड्रोलिक को हमेशा हाई लोड और लो स्पीड एप्लीकेशन में इस्तेमाल होगा, और न्यूमेटिक जो है हाई स्पीड और लो लोड एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर में न्यूमेटिक बहुत खतरनाक हो जाती है। इसका मतलब हम ये ना समझें कि हम हाई लोड का काम न्यूमेटिक से नहीं कर सकते हैं, लेकिन खतरा उतना ही ज्यादा हो जाएगा जितना हाई प्रेशर रहेगा। तो दिवाकर जी क्लियर है शायद ये पॉइंट? या संजीव मिश्रा जी क्लियर हो गया है? जी सर, क्लियर। ओके, तो ये हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में ये बेसिक डिफरेंस है। तो कहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी ये आपको लोड और उसकी स्पीड को ध्यान में रखते हुए आपको समझना है। अगर हैवी लोड होगा तो हाइड्रोलिक पे हम जाएंगे, और लाइट लोड है और हाई स्पीड आपको चाहिए एप्लीकेशन, तो फिर यू कैन स्विच ओवर टू न्यूमेटिक। इसलिए हमेशा न्यूमेटिक को 8 से 10 बार के प्रेशर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे न्यूमेटिक कन्वेइंग आपके बालकों में है, जिसमें कि जो ऐश बनती है पावर प्लांट से, उसको न्यूमेटिकली हम कन्वे करते हैं किसी रिमोट लोकेशन में, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट में अमरजीत आप अनम्यूट हो जाइए। अमरजीत शायद सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, मिस्टर ज्ञानी कुमार। यस सर, यस सर। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? ठीक है, ठीक है। ज्ञानी, आपको एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसका जवाब देना है। जी सर, बताइए। प्रश्न मेरा यह है कि हाइड्रोलिक में जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि हाई पावर टू वेट रेशियो इसमें मिलता है। वी अचीव वेरी हाई पावर टू वेट रेशियो इन हाइड्रोलिक। तो ये पावर टू वेट रेशियो से आप क्या समझते हैं? जी सर, पावर टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा मिलता है हाइड्रोलिक्स में। तो पावर टू वेट रेशियो से कुछ आपको जानकारी है, क्या होता है ये? पावर टू वेट रेशियो? हाँ जी। यस सर, इसका मतलब ये है कि मतलब
जैसे हाइड्रोलिक में क्या है कि हम कम इनपुट पे ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है पावर के फॉर्म में। बहुत ही बढ़िया, ये आपका जवाब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि इससे हमको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। ये परफेक्ट है, किसी भी मशीन से हमको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, हम कम प्रयास से ज्यादा काम कर पाते हैं। ये बिल्कुल सही बोला आपने। पावर टू वेट रेशियो का ज्ञानी मतलब ये है कि अगर मान लो आपको 1000 किलोवाट की मोटर आप चला रहे हैं और खाली शाफ्ट घूम रही है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो वो पावर कुछ काम का है क्या? नो सर, वो यूजलेस है। मतलब हम वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी को। तो हम मान लो बालको में मान लो 2000 मोटरें लगी हैं और सब मोटरों को चला के हम छोड़ दें, उसको कपल ना करें किसी काम के साथ, तो पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना हमारी। यस सर। तो अगर मान लो आपको 1000 किलोवाट पावर को ट्रांसमिशन करना है किसी काम के लिए, तो आपको पहले तो 1000 किलोवाट की मोटर लगेगी जी, उसके बाद एक बहुत हैवी कपलिंग लगेगी, 1000 किलोवाट का गियर बॉक्स लगेगा, फिर उसकी पुली लगेगी, फिर उसमें जो भी मैकेनिज्म आपको चाहिए, कन्वेयर वगैरह जो भी आपको चलाना है वो सब उसमें अटैच होगा। तो बहुत हैवी मास की जरूरत पड़ेगी आपको, मतलब बहुत वजन का लोहा लंगड़ उसमें लगेगा। मतलब 1000 किलोवाट की मोटर ही मतलब करीब टनों में वजन होगा उसका। जी बिल्कुल। जबकि अगर इसी पावर को आप हाइड्रोलिकली ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक बहुत छोटा सा पंप लगेगा, पिस्टन पंप लगेगा, कुछ पाइपलाइन लगेंगी रबर की, और कंट्रोल वाल्व्स लगेंगे छोटे छोटे, और एक्चुएटर लगेगा जहां पे एक्शन होगा। तो इतने में आप 1000 किलोवाट का पावर ट्रांसमिशन कर देंगे। तो आपको कितना वजन लगा अब इसमें, इसको ट्रांसफर करने में? उसमें टनों वजन लग रहा था अगर आप इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन इसमें तो आपने एक छोटा सा पंप लगाया, रिजर्वायर लगाया, ऑयल लगाया, पाइपलाइन ली, और कंट्रोल वाल्व लिए छोटे छोटे, डीसी वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, और एक सिलेंडर लगा दिया जिसमें कि आपका 1000 किलोवाट का पावर ट्रांसमिशन हो गया। तो ये कहलाता है पावर टू वेट रेशियो, मींस यू अचीव वेरी वेरी हाई पावर टू वेट रेशियो इन केस ऑफ हाइड्रोलिक। समझ में आया क्या नहीं? जी बिल्कुल सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि हमको इससे मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। ये बहुत ही परफेक्ट था कि जो भी मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो चेन ब्लॉक हो, चाहे हाइड्रोलिक हो, चाहे न्यूमेटिक हो, चाहे गियर बॉक्स हो, तो हम कम ताकत से ज्यादा काम करते हैं। जैसे मान लो अगर आप मोटर को, क्रेन आपके यहाँ लगी होंगी, उसके एलटी व्हील में डायरेक्ट मोटर जोड़ दें, तो क्या वो क्रेन को चला पाएगी? क्रेन को फिर वो सर डैमेज होने का चांस ज्यादा रहेगा, डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो। और नहीं, वो उसमें चला ही नहीं पाएगी क्रेन का वजन नहीं चला पाएगी। डायरेक्ट कपल कर दिया, गियर बॉक्स नहीं है तो वो चला ही नहीं पाएगी, नहीं चला पाएगी वो। हाँ, तो यही काम हाइड्रोलिक का होता है कि वो पावर को बढ़ाता है। और जैसे गियर बॉक्स का पर्पस ये होता है कि वो टॉर्क को बढ़ाता है, आरपीएम लेकिन कम करके। जी हाँ, आरपीएम को कम करना पड़ेगा तभी टॉर्क बढ़ेगा। तो एक कॉम्प्रोमाइज होता है हर चीज में। जैसे मान लो आप किसी कार का चक्का बदल रहे हो तो आप जैक इस्तेमाल करते हैं, आपने भी किया होगा शायद, हाइड्रोलिक जैक। जी बिल्कुल। तो उसका फंक्शन क्या होता है कि वो जैसे ही आप पंप मारते हो, तो अगर मान लो आपने 500 mm का स्ट्रोक उसको दिया पंपिंग को, तो क्या 500 mm कार उठ जाती है क्या? नो सर, है ना, कार बहुत कम उठती है, बहुत कम उठती है जी। यहीं पे कॉम्प्रोमाइज होता है। यानी ये आप ध्यान रखें कि जब भी हम किसी चीज को अगर बढ़ा रहे हैं तो किसी चीज के कम करने की कीमत पे वो चीज बढ़ेगी। तो अगर मान लो आपने ताकत, क्योंकि आपने 5 kg का फोर्स लगाया और 2 टन की कार अगर आसानी सहजता से उड़ जाती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसमें आपने फिर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उसका जो शिफ्ट हुआ जो पिस्टन, वो कम हो जाएगा उतने ही गुना जितने गुना आपने ताकत को बढ़ाया है ना। ये चीज ध्यान रखना है हमेशा कि जैसे गियर बॉक्स में ताकत इसलिए बढ़ती है क्योंकि आरपीएम कम होता है। हाँ सर, आरपीएम कम होके ताकत बढ़ती है। इसी तरह जो हाइड्रोलिक में फोर्स तो मल्टीप्लाई जितना आप चाहे कर सकते हो सिलेंडर का एरिया को बढ़ा के, लेकिन उसके अनुपात में फिर डिस्प्लेसमेंट जो जैक उठेगा क्योंकि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है जी। तो अगर फोर्स बढ़ा दिया आपने तो डिस्प्लेसमेंट उसी अनुपात में कम हो जाएगा। यस सर।
और कुछ पार्ट उसमें हमेशा हीट में कन्वर्ट होती है, क्योंकि कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं होती। अगर एक चीज आपने ट्रांसफर किया पावर को, तो कुछ पार्ट उसका एनर्जी का हीट में भी कन्वर्ट होगा। इसलिए आपके जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम होंगे, अभी जितने भी नए आ रहे हैं, उसमें हमेशा हीट एक्सचेंजर लगा होगा। यस सर, हीट एक्सचेंजर एंड सर्कुलेशन। यस बिल्कुल, क्योंकि वो फ्रिक्शन से लड़ता हुआ ऑयल बह रहा है पूरी लाइनों में, तो वो फ्रिक्शनल हीट हमेशा उसमें ऐड होती जा रही है ऑयल में, तो ऑयल को गर्म करेगी। तो ऑयल को या तो आप टैंक में डालो, या कोई रेडिएटर लगाओ, या कोई कूलिंग हीट एक्सचेंजर लगाओ, या प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर लगाओ। कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि वो जो ऑयल है वो ठंडा भी होता रहे। इसमें दिवाकर जी मेरा एक ये रिक्वेस्ट था कि एक तो हम हाइड्रोलिक में कम से कम 50 प्रॉब्लम आप लोग अटेंड करते हो, सॉल्व करते हो, लेकिन आप देखोगे कि अगर आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हाइड्रोलिक में, तो आपका 95% प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। जी सर। कौन सी 2 हो सकती है प्रॉब्लम? खाली 2। आपके मुताबिक कौन सी वो 2 समस्याएं हो सकती है जिसको अगर हमने कंट्रोल किया तो 95% ऑफ द हाइड्रोलिक इश्यूज विल बी रिजॉल्व? आपको शायद जाना ही ना पड़े सिस्टम पे। सर ये मैं रेफर करूंगा क्वेश्चन को सूरज जी को। सूरज जी बताएं। सनलाइट बोल के जो आ रहा है सर, सूरज जी सर अपने इधर लीड करते हैं मैकेनिकल। हेलो, हाँ सूरज जी बताइए। सर मेरा प्रश्न सूरज जी ये था कि हम हाइड्रोलिक में तमाम तरह की समस्याओं से डील करते हैं और उनको डेली क्राइसिस मैनेजमेंट में उलझे रहते हैं। पूरी लाइफ हमारी उसको समस्याओं को हल करते रहते चली जाती है, लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं बनी रहती हैं। तो हम कौन सी 2 चीजों को अगर नियंत्रित कर लें हाइड्रोलिक में, तो मेरी 95% प्रॉब्लम से मैं बाहर आ जाऊंगा? क्या लगता है आपको, कौन सी वो 2 समस्याएं हो सकती हैं? सर हाइड्रोलिक्स में जो अपना एक तो पहले सर्किट, यदि अपने को उसका नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाए सर, और उसका फंक्शनिंग, कि ये पर्पस क्या है उसका, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। नहीं, पर्पस हम कुछ भी माने, पर्पस कुछ भी हो, क्योंकि किसी ना किसी फंक्शन के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम कौन सी 2 पैरामीटर्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारे 95% समय जो हमारा वेस्ट हो रहा है वो बच जाए, हमको जाना ही ना पड़े हाइड्रोलिक सिस्टम में। विकास हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए विकास। सर एक तो लीकेज हो सकता है। लीकेज? हाँ ठीक है। और दूसरे हीट का, ऑयल का हीट। ऑयल का हीट, जी सर। ओके काफी ठीक है विकास, लेकिन 2 जो चीजें आपको ध्यान देना है, सबसे पहले होता है कंटेमिनेशन लेवल। कंटेमिनेशन लेवल अगर ऑयल अगर आपका साफ है, सिस्टम में नाश वैल्यू उसकी 4 और 6 के आसपास है, जी, और यदि टेम्परेचर कंट्रोल है जी, तो आपकी 95% समस्या आपसे उससे बाहर हो जाओगे। आपको शायद 2-4 महीने में शायद जाना पड़े हाइड्रोलिक सिस्टम पे, अगर ये 2 चीजों पे नियंत्रित कर लिया। पहला है कंटेमिनेशन लेवल और दूसरा होता है टेम्परेचर। ये बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए। वैसे मैं कोर्स मटेरियल आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ये चीज आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि ये 2 चीज अगर आपने नियंत्रित कर ली तो आप 95% प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। आपकी बिल्कुल समस्याएं आएंगी नहीं सिस्टम। जी। तो विकास ये बताइए कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या समस्या आती है? ऐसे टेम्परेचर अगर सर, हाँ बताइए सर। एक तो ये, हेलो, हाँ बोलिए सुन रहा हूँ सर। एक तो ये प्रॉब्लम आता है कि जितना इक्विपमेंट है वो जैसे कि पीआरबी या डिस्ट्री वाल्व, इसमें ठीक से काम नहीं करेगा। हाँ, जैसे इसका स्पूल और अंदर ओरिंग वो खराब होने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। वेरी नाइस ठीक है। प्रेशर का इशू आता है सर। इसमें देखो विकास क्या होता है, जैसे मैंने अभी शुरू में ऑयल में सर डीफॉर्म होने लगेगा।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। अमरजीत भी कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। प्रेशर का भी इशू आता है सर। प्रेशर ड्रॉप होगा, वेरी नाइस। देखो क्या होता है विकास इसमें, और अमरजीत आप ध्यान से सुने कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल की विस्कोसिटी कम होती है, और क्योंकि आपके जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होते हैं वो स्पूल टाइप के होते हैं जिसमें कोई ओरिंग वगैरह कोई रबर एलिमेंट नहीं होता जी। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी मेटल टू मेटल सीलिंग इम्पॉसिबल होती है कि आप मेटल से मेटल को सील कर दो, ये नामुमकिन होता है। या तो उसमें कोई रबर एलिमेंट हो या कोई विस्कोसिटी हो, वो सीलिंग का काम करता है। तो इसमें क्या होता है जैसे जैसे सिस्टम प्रेशर बढ़ता है तो अगर ऑयल की विस्कोसिटी कम हो गई तो ऑयल पतला हो जाएगा, तो लीकेजेस के चांस बढ़ जाएंगे, और अगर ऑयल लीक करेगा तो प्रेशर ड्रॉप बहुत तगड़ा होगा, जिससे इंटरनल लीक भी हो सकता है सर। बिल 100% इंटरनल लीकेजेस की वजह से ही प्रेशर ड्रॉप होगा। और लीकेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर आपका ऑयल का हाई हो रहा है, और ऑयल का टेम्परेचर हाई होना मतलब कि विस्कोसिटी का कम होना, और विस्कोसिटी कम होगी तो नेचुरली लीकेजेस जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमेशा अगर आपने मास वैल्यू जो बोले 4 से लेके 6, हाँ, और कितना दिन पर हमेशा जांच कराते रहना होगा? नहीं, ये आप आजकल क्या है ऑनलाइन सिस्टम भी आ गए, जैसे डायलिसिस होता है ना इंसानों में, इंसान और मशीन एक जैसे ही काम करती है। अगर हमारा ब्लड कंटेमिनेटेड हो गया, एसिडिक हो गया, या उसमें कुछ हमारा अगर प्रॉब्लम है ब्लड में, तो हम क्या डायलिसिस आपने सुना होगा, डायलिसिस लोग कराते हैं। सेम प्रोसेस। तो वो ब्लड को साफ करने की एक प्रक्रिया है, ऑनलाइन सिस्टम है। तो आपके ब्लड शरीर से आता है, फिल्टर होता है, फिर शरीर में ही चार्ज कर देते हैं। तो उसी तरह मशीन में भी आजकल ऑनलाइन फिल्ट्रेशन यूनिट आ गए हैं, जिसमें कि जैसे फिल्टर अगर चोक होगा तो आपको उसका इंडिकेशन आ जाएगा, तो आप फिल्टर बदल दो। और नाश वैल्यू का भी आजकल एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि मेरे ऑयल की नाश वैल्यू कितनी चल रही है। आप बोलेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा तो उनसे आप नाश वैल्यू का वो इक्विपमेंट लेके अपने यहाँ ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो आपको हर पल उसके नाश वैल्यू आपको दिखती रहेगी कि मेरे अभी करंट में नाश वैल्यू कितनी है, पिछले महीने कितनी थी, नेक्स्ट मंथ मेरे को क्या टारगेट है। सर LVDH जो लगाते हैं, हाँ, तो उससे तो सही रहता है ना? क्या वो LVDH क्या बोल रहे हैं आप? फिल्ट्रेशन जो है, लो हाइड्रो। हाँ हाँ, फिल्ट्रेशन जो करते हैं उसको, वो उसका पर्पस वही है कि उसकी नाश वैल्यू को बेहतर करना। और ऑनलाइन फिल्ट्रेशन सबसे अच्छा होता है कि जब भी मेरा मैकेनिज्म चलेगा तो मेरा फिल्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो आपके यहाँ कैसा फिल्ट्रेशन लगा हुआ है? अभी तो यहाँ सिर्फ सर ELC ही लगाते हैं। अच्छा, ELC लगाते हैं जी। हाँ ठीक है, मतलब कोई ना कोई फिल्ट्रेशन होना चाहिए। और ऑयल को आपको रेगुलर वे में उसको किसी जो है वेंडर को भेजना चाहिए, उसका ग्रेड चेक करने के लिए, उसका क्लीनलीनेस लेवल देखने के लिए आपको टाइम टाइम से उसको हमेशा अपने लैब में भेजना चाहिए, और लैब की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मैं जो बोला था LVDH का, वो जो है जो उसका मास्टर जो है नाइल का, वो निकालता है वो। अच्छा, नहीं ठीक है, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी जो लैब टेस्टिंग कराना है हर 2 महीने, जो भी क्रिटिकल मशीनरी आपकी है उसकी लैब टेस्टिंग आपकी ऑयल की होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ नहीं होता है सर, बहुत दिन पर होता है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम बीच बीच में आते रहता है। ऑयल का अगर टेस्टिंग नहीं हो रहा है तो फिर वो रिस्क है एक्चुअली, इक्विपमेंट पे डाउन जो ज्यादा होगा, आपके यहाँ ब्रेकडाउन लेवल ज्यादा होगा भैया। हाँ सर। तो उसके लिए मैंने दिवाकर जी से रिक्वेस्ट किया कि अगर हम 2 चीजों पे नियंत्रित करें, सूरज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आप खाली 2 चीजों को नियंत्रित कर लें तो आपकी 95% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बजाय इसके कि हम डेली किसी न किसी नई समस्या में उलझते रहें। तो बहुत बीमारी खत्म हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगा। जैसे हम अपने इंसान के उसमें भी देखें कि अगर आपका ब्लड कंटेमिनेटेड नहीं है, साफ सुथरा है, तो ब्लड ही तो हमारे शरीर को चला रहा है। ऑयल में शक्ति रहने से वो ज्यादा बहुत अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम, 100% सही काम करेगा। नहीं तो क्या होता है, चेक वाल में कोई कचरा फंस गया तो आप कई बार देखते होंगे सिलेंडर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और टेम्परेचर को तो कंट्रोल हीट एक्सचेंजर से कर ही लेते हैं हम लोग, कर ही लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर मॉनिटर करिए, टेम्परेचर मॉनिटर करिए, क्योंकि हीट एक्सचेंजर में भी स्केलिंग हो जाता है ना, तो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है। हाँ, उसको साफ करना पड़ता है, स्टेनर और एक्सचेंजर।
बिल्कुल सही है। ये बहुत जरूरी है कि उसको समय समय पे साफ करें और जो टेम्परेचर जितना डाउन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करें कि कितना टेम्परेचर डाउन कर रहा है हीट एक्सचेंजर। ऐसा तो नहीं कि वो फालतू हम चला रहे हैं और कोई उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। सबसे महत्वपूर्ण सर बोले ना नाश वैल्यू, वो मेन जरूरी है। बहुत अच्छा बात बोले। हाँ, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप, क्योंकि हाइड्रोलिक में एक अंधा काम होता है, अंदर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको बिल्कुल सही तरीके से रेगुलर मॉनिटरिंग करें और उसकी नाश वैल्यू एक तो ध्यान अपने रिकॉर्ड में रखें, पीएम चेक लिस्ट में भी उसको डाल दें कि जब भी आप पीएम में गए तो नाश वैल्यू कितनी मिली। और वो नाश वैल्यू का जो आजकल इक्विपमेंट आ रहा है वो डायरेक्ट हाइड्रोलिक सिस्टम में लग जाता है और वो नाश वैल्यू आपको ऑनलाइन बताता रहता है, जिसका आप कहीं फीडबैक किसी कंट्रोल रूम में ले सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कि मेरे सिस्टम का नाश वैल्यू अभी करंट में कितना है। अमरजीत ठीक है ना, समझ रहे हैं? ठीक है सर। कितना रहता है सर 4 से लेके 6 के बीच? 4 से 6 के बीच में जो आप प्रोपोर्शनल वाल्व या सर्वो वाल्व इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये वैल्यूज हैं, नहीं तो 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 9 हो गया तो गड़बड़ हो जाता, गड़बड़ रहेगा, वो ठीक नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। जी जी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से वाल्व उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कन्वेंशनल वाल्व है, डीसी वाल्व है या 3/2, 4/2 और इस तरह के वाल्व में तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो प्रोपोर्शनल वाल्व है, सर्वो वाल्व है, उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है नाश वैल्यू। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया कि हमको एक तो हाइड्रोलिक से मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है और उसके अलावा जो पावर टू वेट रेशियो बहुत हाई मिलता है, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। हाँ विकास बोलिए। उसमें और एक एडवांटेज है कि हम लोग जैसे कि कोई एक छोटा सा पंप को यूज करके डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम करके 4-5 इक्विपमेंट चला सकते हैं बार बार करके। लेकिन अगर कोई मैकेनिकल का इक्विपमेंट है जैसे कि मोटर या गियरबॉक्स, हम लोग को 5 चलाने के लिए एक्चुएटर हम लोग को 5 लगाना पड़ेगा, गियरबॉक्स या मोटर। लेकिन इसमें क्या है, एक पंप अगर वो एक साथ नहीं चल रहा है तो हम लोग एक पंप से या एक मोटर से चला सकते हैं पूरा सिस्टम को। परफेक्ट। विकास की जो बात है मेरे ख्याल में सब समझ गए होंगे। उनका कहना है कि अगर आपको मान लो 20 मशीनरी चलानी है, अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलाना है तो आपको 20 मोटर लगेगी, 20 गियर बॉक्स लगेंगे, 20 मैकेनिज्म अलग अलग लगेंगे। जबकि हाइड्रोलिक में एक ही पंप से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के माध्यम से आप तमाम प्रोसेसेस को चला सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा बताया कि एक ही सेंट्रलाइज एक ही पंप होता है और उससे आप बहुत सारी मशीनरीज को चला सकते हैं। तो ये विषय जो रहेगा इसमें मूल रूप से हमको जो पढ़ाई करनी है 3 विषयों को इसमें पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला होता है पंप, जो अभी विकास ने बताया कि पंप उसका हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट माना गया है, दिल होता है उसका। तो पंप सबसे पहले पंप को अगर परिभाषित करना हो तो इट इज ए डिवाइस विच इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पंप में देते हो, फिर वो पंप की शाफ्ट घूमती है जिससे वो सक करके और आपको हाइड्रोलिक पावर जो है आउटपुट में देता है। तो वो जो एनर्जी आपको उसने कन्वर्ट करके दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक एनर्जी उसने जो आपको बना के दी उसको आपको नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना ही हाइड्रोलिक्स बताया गया है। नियंत्रण ही इंजीनियरिंग है ना। अगर हम कंट्रोल बेहतर कर रहे हैं अपने सिस्टम को तो ही हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अदरवाइज फिर वो हमारे अगर नियंत्रण में नहीं है तो फिर वो रफ काम माना जाता है कि आपका काम ठीक नहीं है। ये और नियंत्रण 3 चीजों का होता है। तो विकास किस किस का नियंत्रित करते हैं हम हाइड्रोलिक में? जी सर, हम हाइड्रोलिक्स में किन चीजों का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किन 3 चीजों को? एक तो फ्लो हो गया, वेरी गुड, और एक प्रेशर हो गया, वेरी गुड, और सर तीसरा डायरेक्शन और डायरेक्ट। हाँ जी सर, डायरेक्शन है ना। ये 3 चीजों का नियंत्रण ही हाइड्रोलिक में आता है। जो कंट्रोल वाल्व्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करते हैं कि हमको जो नियंत्रण करना है, एक तो दिशा का करना है कि मेरे जैसा आपने अभी बताया कि एक ही पंप होता है और 50 फंक्शन उससे मिलते हैं हमको, तो मेरे को अपनी जो एनर्जी को किस दिशा में भेजना है वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का नियंत्रण होता है। उसके बाद कितनी स्पीड से मेरे को सिलेंडर को चलाना है वो फ्लो कंट्रोल वाल्व निर्धारित करता है।
और फिर तीसरा होता है कि कितनी ताकत का काम है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपके किसी सिस्टम में 50 काम होने को तो 50 काम में बराबर ताकत लगेगी, तो किसी में कुछ अलग ताकत लगेगी, तो किसी में मान लो 2 बार का प्रेशर चाहिए, किसी में 200 बार का चाहिए, किसी में 250 बार का चाहिए, तो हर काम की अलग अलग ताकत होती है, तो सबको अपने को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला हो गया पंप, दूसरा हो गया कंट्रोल वाल्व जिसमें होगा डायरेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल, और तीसरा होगा एक्चुएटर जहाँ पे कि एक्शन होगा, जब ऊर्जा पहुंच गई तो अब कुछ एक्शन आपको वहां पे दिखेगा, तो वो कहलाता है आपका